अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 502 का लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आज जो टॉपिक करेंगे वो है DFS साइकिल्स। हमने लास्ट लेक्चर्स में DFS देखे थे। कहते हैं कि अगर आपको एक DFS दे दिया जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि उस DFS के अंदर साइकिल मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए हमें दो लीमा और प्रूफ्स दिए हुए हैं, उनसे हम प्रूव करेंगे कि जो हमें DFS दिया गया है उसमें हम कैसे प्रूव करेंगे इसमें साइकिल है या नहीं है। ठीक है, चले देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है अगर आपको एक डायग्राफ दे दिया जाए जिसका नाम है G और उसमें वर्टिक्स और एजिस दोनों मौजूद हों, तो उसमें उसने दो कंडीशंस बताई हैं। कहता है कि अगर आपका FU बड़ा हो FV से तो इसका मतलब है वो आपका फॉरवर्ड एज है, यानी कि आपके पास एक ग्राफ है जिसमें वर्टिक्स और एज दे दिए गए हैं, उसमें से आप कोई भी एज को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी एज को। तो अगर उस एज का FU बड़ा है FV से, FU ग्रेटर है FV से, तो इसका मतलब है वो फॉरवर्ड एज है। और अगर उसका FU जो है वो स्मॉलर या इक्वल है FV के, तो इसका मतलब है कि वो आपका बैक एज है। तो ये कंडीशंस उसने लीमा के अंदर दी हुई है, तो हमने इसे प्रूव करना है। तो चलिए पहले मैं आपको जो है FU ग्रेटर देन FV और FU स्मॉलर देन FV का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, यानी कि फॉरवर्ड एज और बैक एज का। उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पिछले लेक्चर में अगर आप आए तो यहाँ पे हमने फॉरवर्ड एज और बैकवर्ड एज देखे थे। तो यहाँ पे आप गौर करें, उसने कहा है कि अगर आपका FU बड़ा है FV से तो वो आपका फॉरवर्ड एज होगा। तो फॉरवर्ड एज में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ये देखिए, ये आपका जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो वाला और जहाँ पे एंड हो रहा है वो वाला। तो देखिए आपका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरो, उसका जो लास्ट टाइम है वो ग्रेटर है जहाँ पे एरो एंड हो रहा है उसके लास्ट टाइम से। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो वो आपका फॉरवर्ड एज होगा। और अगर इस एरो को आप कंसीडर करें तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका एंड पॉइंट छोटा है इस वाले से जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना, तो इसे हम बैक एज कहेंगे। तो आपको फॉरवर्ड और बैक एज की और FU और FV की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे देखें हमारे पास कैसे है कि ये जो है हमने कहा था फॉरवर्ड में FU ग्रेटर होगा FV से। तो यहाँ पे हमारा FU ग्रेटर है FV से। FU क्या है, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, और V जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पे FU जो है वो हमारा स्मॉलर है FV से। तो जहाँ पे ग्रेटर होगा उसे हम फॉरवर्ड कहेंगे और जहाँ से स्मॉल होगा उसे हम बैकवर्ड एज कहेंगे। ठीक है, अब प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ पे वो कहता है कि इसके अंदर उसने जो डिटेल बताई हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसे एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। वो कहता है ऐसा है कि अगर हमारे पास FU ग्रेटर FV हो तो फॉरवर्ड एज बनता है, और अगर FU स्मॉल हो FV से तो बैक एज बनता है। तो हम साइकिल इस तरह फाइंड करेंगे कि हम सारे एजेस को चेक करेंगे। अगर तो किसी एज पर हमें बैक एज मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर साइकिल है। आप ये खुद भी देख सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास इस तरह बने हुए हों, कोई तीर एज बने हों, तो उसके अंदर हम कहेंगे कि जी ये जो है हमारा एक एज दूसरे पे जा रहा है और ये इस पे जा रहा है। तो अगर हम किसी एक में भी बैक एज बना दें, यानी कि अगर हम कहें कि ये जो है अगर ये यहाँ पे जा रहा है, यानी कि ये अगर इस यहाँ पे जा रहा है तो ये वाला भी वापस इधर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एक साइकिल बन जाएगा। लेकिन साइकिल कैसे बना, आपने बैक एज बनाया है तो साइकिल बना है। तो यही चीज़ वो कह रहा है, कहता है अगर हमें कोई इसके अंदर कोई बैक एज मिल जाए तो वो हमारे पास साइकिल बन जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लीमा आ जाता है। नेक्स्ट लीमा के अंदर वही चीज़ जो हमने प्रूव की है उसने हमें इस लीमा में दे दी है। कहता है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है जिसमें वर्टिक्स और एजेस हैं, तो आपका जो एक साइकिल है वो सिर्फ तब बन सकता है जब आपके पास बैक एज मौजूद हो। तो इसे आपने प्रूव करना है। तो इसे भी हम प्रूव कर देते हैं। आपको पता है कि बैक एज हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास जो है हमारे U और V अगर दिए गए हैं, तो बैक एज कब हो सकता है कि अगर हमारा जो है U जो है वो स्मॉलर हो V से। ऐसा ही है ना कि अगर हमारा U जो है वो स्मॉलर हो V से, तब ही हमारे पास बैक एज हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो V है, V बड़ा हो गया ना। अब U छोटा है V से तो इसका मतलब V बड़ा है U से। तो अगर V बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि V इंसेस्टर है U का। ठीक है, तो हम कहेंगे कि
हमारे पास u और v दिए गए हैं और उसमें से u जो है वो v का एंसेस्टर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास साइकिल होगा। इस तरह हम क्यों कह रहे हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी बैक एज की, जिसपे वो कहता था कि अगर आपका v u का इंसेस्टर हो तो आपके पास साइकिल होता है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास थी उसकी डेफिनेशन, ये देखें। वो कहता था कि अगर आपके पास u और v है और अगर आपका v जो है वो इंसेस्टर हो u का, तो इसका मतलब है कि आपका बैक एज बन जाता है। तो हमने यहाँ डेफिनेशन लिख दी और यहाँ पे क्योंकि डेफिनेशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब है कि ये लीमा भी हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद नीचे उन्होंने एक बीवियर लिखा हुआ है। बीवियर में वो कहता है कि आपके पास जो बैक एज मौजूद है वो आपको ये तो बता सकते हैं कि आपके पास साइकिल है या नहीं, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकते कि आपके पास कितने साइकिल्स हैं। यानी कि अगर नो बैक एज भी नो साइकिल, अगर बैक एज नहीं है तो इसका मतलब है कि साइकिल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास साइकिल बैक एज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास, आप ये भी बता दें कि कितने आपके पास जो है वो साइकिल्स बन रहे हैं। यानी कि बैक एज आपको ये बता सकता है साइकिल है या नहीं, लेकिन ये प्रूव नहीं कर सकता कि आपके पास कितने साइकिल है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बीवेयर में बताई हुई है। उसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ आ जाती है विच इज़ डैग। इसका जो एब्रीवेशन है वो है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसको भी आपने देख लेना, ये आपका क्विज भी आ जाता है। तो उसके बाद डैग क्या चीज़ है? डैग जो है ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल नहीं होता। देख रहे हैं एसिक्लिक लिखा हुआ है, तो एसिक्लिक का मतलब है कि बगैर साइकिल के। अगर सिर्फ साइकिल हो तो उसका मतलब होता है कि ठीक है उसके अंदर साइकिल मौजूद है, लेकिन एसिक्लिक का मतलब है कि साइकिल नहीं है। तो डैग एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल नहीं होता। ये एक्चुअली ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहले हमने पहला स्टेप करना होता है, तब ही हम अगले स्टेप पे जा सकते हैं, और दूसरा स्टेप करके ही हम थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। इस तरह ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि पहले हम थर्ड वाला स्टेप कर लेते हैं और फिर हम पहले स्टेप पे आ जाएंगे। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उन्हें डैग कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अगर कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है, हम एक घर तैयार कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने दीवारें बनानी है, उसके बाद हमने छत बनानी है, फिर हमने छत की जो है सीलिंग करनी है और दीवारों को पेंट करने हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो आपका पहला स्टेप है दीवार बनाने वाला वो आप स्किप कर दें और कहें कि हम वो जो दूसरा स्टेप है छत बनाने वाला वो पहले कर लें? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप दीवार ना बनाएं और छत बना लें। और ना ही ऐसा हो सकता है कि आप छत बनाने वाला जो सेकंड वाला स्टेप है वो मिस कर दें और कहें कि आप वो जो थर्ड वाला सीलिंग वाला स्टेप है वो पहले कर लें। जब छत होगी तभी सीलिंग पड़ेगी ना। तो इस तरह जो आपके स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं जिससे आप आगे पीछे नहीं कर सकते स्टेप्स को, उनको हम डैग कहते हैं। आई होप आपको डैग की तो समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डैग की एक एग्जाम्पल है। उससे पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप दूसरी डिवाइस से भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। तो चले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक ऑर्डर दिया गया, अगर ड्रेसिंग आपका यानी कि अगर एक ड्रेसिंग करनी है किसी पर्सन ने तो उसके लिए ऑर्डर दिया गया। ये देखें जैसे उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि अंडरवेयर के बाद हम पैंट पहनेंगे और फिर पैंट के बाद बेल्ट। अब ये देखिए ये एक तरतीब है, ऐसा नहीं हो सकता कि बेल्ट जो है वो पहले यूज़ कर लें और पैंट को आप कहें कि बाद में पहन लेंगे। ऐसा स्टेप जो है हम उन्हें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो यहाँ काफ़ी मेथड है, जैसे ये पैंट के फ़ौरन बाद आप शूज़ पहन सकते हैं, और यहाँ ऐसे है कि आप जो है शर्ट के बाद बेल्ट पहन लें, या जो है ये पैंट के फ़ौरन बाद जो है आप बेल्ट पहन लें, या यहाँ पे है कि बेल्ट पहने उसके बाद आप ऊपर कोट पहन लें। ठीक है, ये एक मुख्तलिफ़ तरह के उन्होंने हमें वेज दिए हुए हैं। तो हमें कोई एक वे चुनना होगा कि हमने क्या करना है। कि हमने ये देखें, ये वैसे बहुत ही लॉजिकल सा उन्होंने बनाया हुआ है कि अंडरवेयर के बाद फ़ौरन से शूज़ पहन लें। तो चले खैर, ये जो चीज़ है हमें कोई एक पार्ट चुनना होगा कि हमने इसके बाद ये अंडरवेयर के बाद हमने शूज़ वाले पार्ट में जाना है या पैंट वाले पार्ट में, और इसी तरह इसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है, तो ये यहाँ नीचे उन्होंने पूरा वो फॉलो अप किया हुआ है। तो ये देखें यहाँ उन्होंने जो पाथ बनाया हुआ है, क्या किया है कि सबसे पहले अंडरवेयर यूज़ किया है, उसकी जगह उन्होंने 1 लिख दिया है। उसके बाद आई है पैंट, तो पैंट की जगह पे 2 लिख दिया है। फिर बेल्ट यूज़ किया है, बेल्ट की जगह पे 3 लिख दिया है। फिर उसके बाद आए हैं कोट पे, अब कोट पे 4 लिख दिया है। तो आपने यहाँ देखा था कि कोट जो है, कोट तक तो हमें वे मिल रहा है।
ठीक है, ये जो एरो है ये हमें कोड तक तो लेके आ रहा है, लेकिन कोड से हम आगे कहीं नहीं जा सकते, तो फिर हमें कोड से वापस जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब हम वापस जाते हैं तो फिर साथ में हमें एक वापसी का नंबर भी लिखते जाते हैं। तो 4 तक यहाँ हमने लिख लिए थे, तो अब स्लैश लगा के यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ से वापस बेल्ट पे चले जाएंगे। यहाँ से भी कोई और पाथ नहीं है, जो हमने फॉलो किया था उसके अलावा कोई भी पाथ नहीं है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हम स्लैश लगा के वापसी का नंबर लिखेंगे, पहले 5 लिखा था, अब यहाँ पे 6, और हम पिछले वाले में चले जाएंगे, पैंट्स वाले में। अब अगर आप पैंट्स वाले को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और पाथ है। एक तो ये पाथ है बेल्ट वाला जो हमने फॉलो किया है, लेकिन अब इसमें हमारे पास एक और पाथ भी है जो ये शूज़ की तरफ आ रहा है। तो अब हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ से हम इधर चले जाएंगे। तो यहाँ हमने 6 लिखा था, तो यहाँ शूज़ वाले में हम 7 लिख देंगे। अब शूज़ से आगे हम कहीं नहीं जा सकते, तो यहाँ से वापस जाते हुए हम यहाँ पे स्लैश लगा के 8 लिख देंगे। अब हम वापस पैंट में आ गए हैं। पैंट्स वाले में अब हमने दोनों पाथ फॉलो कर लिए हैं, अब कोई भी और पाथ नहीं है जिसे हमने फॉलो करना है, इसलिए हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्लैश लगा के 9 लिख देंगे। अब 9 लिख दिया, यहाँ अंडरवेयर में आ गया। अंडरवेयर में आपके पास क्या कोई और पाथ है? जी, ये शूज़ वाला है, लेकिन वो शूज़ हमने पहले ही क्योंकि ओवरकम कर लिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ से भी बाहर चले जाएंगे और यहाँ स्लैश लगा के 10 लगा देंगे। तो इसके बाद अब हमारे पास ये ट्री तो हमने एक ही दफ़ा में कवर कर लिया। अब हमारे पास ये दो बच्चे हैं, एक तो शर्ट टाई वाला और एक सॉक्स वाला। तो यहाँ से अब हम जंप करेंगे और यहाँ आ जाएंगे शर्ट वाले में। तो यहाँ 10 पे एंड हुआ था, तो यहाँ हम 11 लिखेंगे। 11 लिखने के बाद शर्ट हमें जो है शर्ट वाला ये पाथ दे रहा है टाई तक, तो टाई पे आ जाएंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। टाई से आगे हम कहीं नहीं जा सकते, एक पाथ है सिर्फ कोट तक, और कोट हमने पहले ही कवर किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस जाएंगे, वापस जाते हुए यहाँ पे /13 लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अब शर्ट पे कोई और पाथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे /14 लिखेंगे और जंप जो है वो सॉक्स पे कर देंगे। तो यहाँ पे 15 और कोई भी और पाथ नहीं है, तो स्लैश और 16। तो इस तरह ये हमारी जो है सारी नंबरिंग आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो ड्रेसिंग आपका डैग है हमारे पास, उसे हमने टाइम स्टैम्प्स पे लिखा हुआ है। टाइम स्टैम्प हमने पहले भी देखा था, ऊपर भी, वो भी हमने बिल्कुल इसी तरह किया था, इसलिए मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, लेकिन बिल्कुल वैसे ही है कि हम जिस पे भी जाएंगे, जिस पे पहली दफ़ा हम जाएंगे उसको एक नंबर दे देंगे, और फिर जब हम उसके सारे उससे रिलेटेड पाथ कवर कर लेंगे और वहाँ से वापस जाने लगेंगे, तो स्लैश लगा के एक वापसी का नंबर दे देंगे। तो इस तरह ये हमारा जो टाइम स्टैम्प है ये कवर हो गया। यहाँ पे नीचे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। कहता है कि अगर आपको कोर्सेज दे दिए जाएं, जैसे ये उन्होंने कोर्सेज लिखे हुए हैं, तो इसे आप यूँ समझ लेंगे जैसे उन्होंने ये सेमेस्टर्स लिखे हुए हैं, कि कहें कि ये हमारे पास जो है वो सेमेस्टर 1 के हैं, ये सेमेस्टर 2 के हैं, ये सेमेस्टर 3 के हैं और ये सेमेस्टर 4 के हैं। ठीक है, इस तरह आपको कोर्सेज दिए हुए हैं। तो अब क्या हो सकता है, देखिए, और सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल है कि आप सेमेस्टर 1 के कवर करें, तब ही आप सेमेस्टर 2 में जा सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप सेमेस्टर 1 के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करेंगे, तब ही आप सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ बताई हुई है कि ये भी एक बिल्कुल मतलब उसी तरह का ऑर्डर है कि जहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया है तो सेकंड वाला मैंने नहीं करना, तो डायरेक्ट मैं थर्ड में चला जाता हूँ, थर्ड के बाद सेकंड कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस तरह ये आपके पास एग्जाम्पल है। यहाँ उन्होंने नीचे इसका भी जो है ग्राफ बनाया हुआ है। ये देखें, जैसे ये C1 से हम ले लेते हैं, तो ये देखें C1 से C2 पे आए, तो C2 से आपके पास दो ऑप्शन है, ये C1 और C2 आपके सब्जेक्ट्स के नाम रखे हुए थे। जैसे ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, तो इसे उन्होंने C1 कहा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है तो इसे C2 कहा हुआ है। तो इस तरह सब्जेक्ट्स के नाम है। तो कहता है कि अगर आप जो है वो C1 के बाद C2 आपने रखनी है, लेकिन C2 अगर आपने कर लिया है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप C4 भी रख सकते हैं और आप C8 भी रख सकते हैं। तो आप जिस मर्जी सब्जेक्ट को कैरी कर लें, अगर आप C4 को करते हैं तो C4 के बाद आपके पास कितने ऑप्शन हैं, आप C10 भी रख सकते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है आप C13 भी रख सकते हैं, फिर आप C7 भी रख सकते हैं, C9 रख सकते हैं, इस तरह आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, C14 रख सकते हैं, C15 रख सकते हैं, तो आप C4 के बाद इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये नीचे आपको ग्राफ बनाया हुआ है जो आपको बता रहा है कि आप किस तरह सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक हमारा डैग था टाइम स्टैम्प के साथ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू टॉपिक विच इज़ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हमारे पास पहले तो कुछ प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, उसके बाद यहाँ एग्जांपल है जो मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है कि उन्होंने सॉर्टिंग कर दिया है, वही ड्रेसअप का सीक्वेंस जो हमारे पास ऊपर था उसको उन्होंने सॉर्ट करके लिख दिया है। लेकिन ये सॉर्टिंग किस तरह की है, एक तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में की है, यानी कि जो हमारे पास नंबरिंग थी 1 to 16 तक, तो उन्होंने 16 से स्टार्ट किया। एक चीज़ तो ये कि बड़ा उन्होंने पहले लिखा हुआ है उसके बाद छोटा लिखा हुआ है, और दूसरा ये कि जो स्लैश के बाद वाले नंबर हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है सॉर्टिंग की हुई है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है सॉक्स उसका यहाँ 16 था वो लिख दिया, उसके बाद 14, 13, 10, 9 और ये 8, 6 और 5। तो इनके मुताबिक उन्होंने सबसे पहले वाला 16 था एंड पे, तो उन्होंने वो लिख दिया, उसके बाद 14, 13, 10 और इस तरह उन्होंने सॉर्टिंग कर दी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो इसका रनिंग टाइम आप ज़रूर देख लीजिएगा। रनिंग टाइम जो इसका है वो V+E होता है। रनिंग टाइम एक्चुअली सबके आ जाते हैं, इसलिए आप रनिंग टाइम सबके साथ साथ जो है वो क्लियर करते जाइएगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतने अच्छे लेक्चर्स तैयार करते हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।